तो चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, जो कि है इंस्टीट्यूशनल एनवायरनमेंट। इंस्टीट्यूशनल एनवायरनमेंट में हमें पढ़ना है कि इंस्टीट्यूशंस कौन कौन से हैं, वो कौन कौन से इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि हमारे ट्रेड को रेगुलेट करने में हेल्प करते हैं। ठीक है। इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो एक बहुत वाइड फ्रेमवर्क है, यानी बहुत एक लंबा चौड़ा एक एरिया कवर करते हैं। किस कैसे कैसे मतलब कह सकते हैं कंस्टिट्यूट करते हैं कुछ चीज़ों को। कौन कौन सी चीज़ें हैं, चलो फिर से समझते हैं। इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम एक ग्रुप है। किन चीज़ों का ग्रुप है? लीगल एग्रीमेंट्स, इंस्टीट्यूशंस और अलग अलग इकोनॉमिक पार्टिसिपेंट्स, जैसे कंट्रीज, जैसे कि बैंक्स हो गए। हर वो चीज़ जो कि फैसिलिटेट करता है किस चीज़ को? इंटरनेशनल फ्लो ऑफ फाइनेंशियल कैपिटल, यानी पैसे के फ्लो को या गुड्स और सर्विसेज के फ्लो को फैसिलिटेट करता है, हेल्प करता है। किस पर्पज़ से? इन्वेस्टमेंट के लिए और ट्रेड के लिए। ठीक है। और ये आसान भाषा में क्या है, देखो, रूल्स हो गए, रेगुलेशंस हो गए, एग्रीमेंट्स, लीगल ट्रांजैक्शंस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इंटरनेशनल मार्केट्स, एकेडमिक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस, गवर्नमेंट पॉलिसीज, सारी चीज़ें ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम बनाती हैं। ठीक है। और कहानी चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। ऐसे कई इंस्टीट्यूशन से, नीचे इनका नाम दिया हुआ है, गैट, WTO, UNCTAD, वर्ल्ड बैंक, IMF। एक एक को पढ़ते हैं। गैट क्या है? जब जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ्स, टैरिफ एंड ट्रेड, चलो दो भी है। तो क्या हुआ था वर्ल्ड वॉर 2 के बाद? क्या हुआ था, जो बहुत सारे नेशंस थे, जो बहुत सारे देश थे, उन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगा दिए थे किस चीज़ पे? इम्पोर्ट्स पे, ताकि उनके फॉरेन एक्सचेंज को बाहर मतलब बाहर ना जाए। ठीक है। तो फिर क्या हुआ कि जो, लेकिन क्या हुआ, मतलब प्रॉब्लम क्या आ गई कि सारे देशों ने इंपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए। तो किसी का भी एक, अगर एक 10 कंट्रीज़ हैं, 10 ने इंपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस लगा देंगी, 10 कंट्रीज़ इंपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस लगा देती हैं अगर, तो जो पहली कंट्री है तो एक कोई भी कंट्री एक्सपोर्ट नहीं कर पाएगी ना। तो इससे प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगी। तो जो फिर क्या हुआ, जो ट्रेड वॉल्यूम था वो नीचे जाने लगा। तो इसके लिए कई ट्रीटीज साइन की गई, जैसे इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन प्रपोज किया गया था बनाने के लिए, जो कि एक जनरल एग्रीमेंट को बताता था, कुछ रूल्स रेगुलेशंस, कुछ इंपोर्ट सब्सटीट्यूशंस नहीं, कुछ इंपोर्ट्स के जो डिस्करेजमेंट था गवर्नमेंट्स के द्वारा, उसको कम करने के लिए कहा गया था, सब्सिडीज़ देने के लिए, बूस्ट करने के लिए एक्सपोर्ट्स को। तो ऐसे एक इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को प्रपोज किया गया था, जो कि बन नहीं पाया। लेकिन इसके बदले एक GAAT बनी। GAAT कोई ग्रुप नहीं है, GAAT एक ट्रीटी है जिसमें 23 मेंबर्स थे, फाउंडिंग मेंबर्स। ठीक है। इसके GAAT एक लीगल ट्रीटी है जो कि ट्रेड बैरियर्स को रिड्यूस करने पे फोकस करती है, जो कि 1947 में साइन की गई थी। 23 देश थे इसमें। 1 जनवरी 1948 1948 से ये फोर्स में है। ठीक है, लागू हो गई थी कह सकते हैं। तो ये क्या करती थी? इनकरेज करती थी फ्री ट्रेड। जो कि मेंबर नेशंस थे, जो कि 23 मेंबर नेशंस थे, उनका नाम नीचे देख सकते हैं: US, चाइना, इंडिया, सीरिया, UK, नीदरलैंड्स, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, म्यांमार, लेबनान, फ्रांस, नॉर्वे, क्यूबा, न्यूजीलैंड, श्रीलंका, साउथ अफ्रीका, बेल्जियम, स्लोवाकिया, ब्राज़ील, चाइना, पाकिस्तान, जिम्बाब्वे, लग्जमबर्ग। ये, और इसकी हेडक्वार्टर्स कहाँ है? जेनेरा है या जिनेवा आई गेस, स्विट्ज़रलैंड। ठीक है। तो बस जो ट्रेड टैरिफ्स थे उसको कम करना था, एक्सपोर्ट्स को बूस्ट करना था और ट्रेड को बढ़ाना था। ठीक है। जो जनरल एग्रीमेंट फॉर ऑन ट्रेड एंड टैरिफ ट्रीटी थी, उसके कुछ नेचर थे, क्या क्या मतलब कैसे पता चलता था। तो पहला एक इसका फीचर या नेचर कह सकते हैं, ये एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये एक लीगल एग्रीमेंट ट्रीटमेंट नहीं, ये एक आउटकम था जो कि कई नेशंस ने ट्राई किया था, ताकि फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, फ्री फ्लो नहीं, ईजी फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, हाँ फ्री फ्लो भी कह सकते हैं, फॉर्म एज अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक रिकवरी एफर्ट्स। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इसे फॉर्म किया गया था। किस वजह से? इसका एम क्या था? इकोनॉमिक रिकवरी, ताकि देशों की जो इकोनॉमी थी उसे वापस बूस्ट मिल सके। और बस इसमें क्या है, इनिशियली 23 देशों ने साइन किया था। डिस्प्यूट सेटलमेंट, हाँ इसके पास एक डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म था। इसका मतलब क्या होता है ना, कि इसमें एक कमेटी बना दी जाती है, जो कि कुछ देश मिलकर कमेटी बनाते हैं। एक उसमें जैसे मान लो 2 देशों में झगड़ा हो गया कि हाँ आप मेरे पे एंटी डंपिंग ड्यूटीज़ लगा रहे हैं, फिर डंपिंग मेरे देश पे कर रहे हैं, तो उस पर कुछ सेटलमेंट मैकेनिज्म था। डंपिंग क्या होती है वो भी पढ़ना आगे चल के बुक में। और GAAT वॉज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, इसी को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बना दिया गया था। ठीक है। तो
GATT आगे चल के वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बना, इसके बारे में भी हम लोग अब पढ़ेंगे। बस इसमें कुछ खास नहीं है, और ये एक मेजर एग्रीमेंट था जो कि जब तक WTO फॉर्म नहीं हुई थी तब तक यही एक ऐसा एग्रीमेंट था जो कि देशों के बीच में बना था, ताकि ट्रेड एंड टैरिफ के लिए एक एग्रीमेंट था। चलो, स्कोप क्या था, कौन कौन से एरियाज को कवर करता था। जो अनडिज़ायरेबल ट्रेड बैरियर्स थे, यानी कि वो ट्रेड बैरियर्स जो कि अवॉइड किए जा सकते थे ताकि दोनों देशों को फ़ायदा हो, उसको ये कंट्रोल करता था और हेल्प करता था कि रिमूव किया जा सके। एक सिस्टम प्रोवाइड करता था जो कि डिस्प्यूट अगर हो जाता था, ट्रेड डिस्प्यूट देशों के बीच में, तो उसे सॉल्व किया जा सके। जो भी जो ये जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ की ट्रीटी थी, उस पर जितने भी मेंबर नेशंस थे, 23 मेंबर नेशंस थे टोटल, उन्हें इक्वल ट्रीटमेंट मिलता था। मतलब इनके पास कोई एक्स्ट्रा पावर्स नहीं थी, जैसे कि वो यूएन में है ना, यूएन नहीं, वो कौन सा एक है, यूएन में ही शायद वीटो है, तो वैसा इसमें कुछ नहीं था, ठीक है। और अ कंट्री हैड इसमें क्या है, इसमें क्या होता था, जैसे कि अगर एक देश है और मान लो यूएस और इंडिया ने कुछ ट्रेड एग्रीमेंट्स कर लिए खुद में, तो यूएस ने अगर इंडिया ने कुछ उसे बेनिफिट दिए हैं कि हाँ आपके पास अब 3% ट्रेड टैक्स लगेगा इंपोर्ट्स पे, तो बाकी देशों पे भी ऑटोमेटिकली वही 3% ही अप्लाई हो जाता था, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छा था, मोस्ट फेवर नेशन प्रिंसिपल था, जो कि WTO में भी आगे ले जाया गया था, ठीक है। जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ थी कह सकते हैं। जो GATT जो था, एक एग्रीमेंट था, एक नेगोशिएशन, मतलब जो नेगोशिएशंस जो भी हुआ करते थे वो मीटिंग्स के द्वारा हुआ करते थे, ठीक है। और 1947 से 1993 तक 8 बार मीटिंग हुई थी GATT की। 1993 के बाद क्या हुआ था, WTO बन गया ना, ऑब्वियसली। तो ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ्स, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं। पहला ऑब्जेक्टिव है किस चीज़ को जो ट्रेड बैरियर्स थे, क्वांटिटेटिव ट्रेड बैरियर्स थे, उसको रिड्यूस कर देना। दूसरा क्या है, इंटरनेशनल ट्रेड को बूस्ट करना। उसके बाद क्या है, एक कॉमन डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म देना। कॉमन डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म वही मैकेनिज्म है जिसमें वो पता चलता है कि मतलब अगर दो नेशंस को प्रॉब्लम है किसी बात को लेके, तो उसमें वो रिजॉल्व करा देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, जो ट्रेड है किसी डिस्क्रिमिनेशन के बिना उसको इनकरेज करना। जैसे कि अगर किसी डेवलप्ड कंट्री को फेवर नहीं होना चाहिए, या फिर किसी को फेवर नहीं होना चाहिए, इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए, ठीक है। इक्वल ट्रीटमेंट कैसे होगा, हर देश के लिए सेम टैरिफ्स होने चाहिए। और क्या है, जो प्राइसिंग पॉलिसीज़ हैं, इल इफेक्ट्स ऑफ प्रेडेटरी प्राइसिंग पॉलिसीज़, उससे बचाना। प्रेडेटरी प्राइसिंग पॉलिसीज़ का मतलब क्या होता है, इतना कम प्राइस सेट कर दो अपने प्रोडक्ट के लिए ताकि वो मार्केट में जो बाकी कॉम्पिटिटर्स हैं वो ऐसे ही बाहर हो जाएं। अगर मैं 100 रुपये की सामान 50 में बेचने लगूंगा तो ऑब्वियसली मेरा सामान ज़्यादा बिकने लगेगा ना। तो प्रेडेटरी प्राइसिंग पॉलिसीज़ को रोकना, ठीक है। और क्या है, एग्रीकल्चरल इश्यूज़ पे डिस्कशन करना। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का प्रोटेक्शन। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स मतलब अगर कोई किसी ने कुछ ऐसे ढूंढ लिया, इन्वेंट कर लिया, खोज लिया या फिर डेवलप कर लिया, तो उसके कुछ पेटेंट्स मिल जाते हैं उसे, तो उसको रिजर्व करना, उसकी कुछ रूल्स रेगुलेशंस बनाना, ठीक है। और रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ करना। डेवलपमेंट, देखो अगर यूटिलाइजेशन होगा रिसोर्सेज का, उससे क्या होगा, इन्वेस्टमेंट्स बढ़ जाएंगी, इंडस्ट्रियलाइजेशन भी होगा, उससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, उससे क्या होगा, इनकम बढ़ेगा, उससे क्या होगा, पॉवर्टी घट जाएगी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाएगी। सिंपल चीज़ है। तो इंक्रीजिंग, हाँ इससे बस इतना ही है, ये तीनों वही चीज़ कह रही हैं। नेक्स्ट क्या है, फंक्शनिंग ऑफ गैट। फंक्शनिंग क्या क्या है, बहुत सारे गैट कैसे फंक्शन करता था, बहुत सारे मीटिंग्स होती थी नेगोशिएशंस को लेके, बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस बनाने के लिए मीटिंग्स की गई थी। तो टोटल 8 राउंड ऑफ मीटिंग्स की गई थी उस टाइम पे। कब से कब तक, 1947 से 1993 तक में। सेटलमेंट डिस्प्यूट, जो सेटलमेंट किए गए थे, बहुत प्रॉब्लम्स अगर जो म्यूचुअल, क्या कह सकते हैं उसे, मतलब एक बात पे कोई दो देश अगर नहीं मान पाते हैं तो बायलैटरल टॉक्स होल्ड करना। होल्ड करने का मतलब क्या होता है, बायलैटरल टॉक्स यानी दो देश आमने सामने आएंगे, बैठेंगे एक टेबल पे, वहाँ पे बातचीत करेंगे, अपने बात रखेंगे और एक म्यूचुअल सोल्यूशन निकाला जाएगा, ठीक है। और ये कौन करवाता था, एक इंडिपेंडेंट पैनल करवाता था। इंडिपेंडेंट पैनल यानी जो GATT है, जो ट्रीटी थी, उसके अंडर एक इंडिपेंडेंट पैनल फॉर्म किया जाता था और वो ये सब करवाता था, ठीक है। और क्या था, देखो क्या कहता है कि जब एक बार अगर
टैरिफ रिडक्शन हो गया तो आर्टिकल 11 जो ट्रीटी का है वो कहता है कि शेड्यूल में एंटर कर जाना चाहिए। मतलब क्या होता है ना कि एक बार आप उधर साइन करके आते हैं, फिर अपने रूल्स में अमेंडमेंट्स करते हैं। तो अगर एक बार टैरिफ रिडक्शन हो गया तो जो नेशन है वो उसे विड्रॉ नहीं कर सकते हैं, उसे वापस नहीं ले सकते हैं, ठीक है। हाँ, कुछ सर्कमस्टांसेस हैं, एक्सेप्शंस हैं उस टाइम को छोड़ के। आर्टिकल 22 कहता है कि कंप्लेंट्स ऑफ कंट्रैक्टिंग पार्टी रिलेटिंग टू द ऑपरेशन ऑफ द एग्रीमेंट, यानी दो देशों के बीच में अगर कोई भी कंप्लेन है तो आर्टिकल 22 से डील करता है। और वेवर जो है अंडर आर्टिकल 26, वेवर यानी कुछ डिस्काउंट दे देना, कुछ टैक्स रिबेट दे देना, ये सब दिया जाता है किसके अंडर, आर्टिकल 26 के अंदर, ठीक है। और अब नेक्स्ट क्या, यही था GAAT। अब ये सब बंद हो गया, मतलब ये सब नहीं, ये ट्रीटी हो गई। अब इसे आगे बढ़ा के WTO बना दिया गया। तो WTO क्या है? WTO एक इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है जो कि जिसका काम क्या है, जो काम करती है ट्रेड एंड टैरिफ्स जो है, जो भी बैरियर्स हैं जो कि ट्रेड पे होते हैं कुछ देशों में, देखो देश में ट्रेड होंगे, अलग अलग देशों के अलग अलग रूल्स रेगुलेशंस होंगे, तो उसे बैरियर्स कहते हैं, ट्रेड बैरियर्स। उन बैरियर्स को रिमूव करने में, रिड्यूस करने में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन काम करता है। 1 जनवरी 1995 को ये ऑपरेशनल हो गया था। गैट को इसने, मतलब गैट जब 1993 तक चला था, उसके बाद ये 1995 में WTO हो गया था, ठीक है। ये आज के टाइम पे सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है बाय द नंबर ऑफ मेंबर्स। 164 कंट्रीज़ हैं इसके मेंबर। और इसका नेचर क्या क्या है, इसमें नेचर क्या क्या है, एक ट्रीटी नहीं है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन बॉडी है, ऑर्गेनाइजेशनल बॉडी विद अ लार्ज सेक्रेटेरिएट, यानी इसके अंदर कोई गवर्निंग बॉडीज़, कई गवर्निंग लोग हैं, ऑफिसर्स हैं, ठीक है। एक सक्सेसर है जो ट्रीटी है जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ्स का। जो भी मेजर कंपोनेंट्स थे, मेजर ऑपरेशंस थे जो भी उसके, जैसे कि सेटलमेंट डिस्प्यूट और सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट और बाकी जो भी चीज़ें थी, वो सब इसने अक्वायर कर लिया और उसे कंटिन्यू भी किया है। वाइड रेंज ऑफ इश्यूज़ भी ये बहुत सारी डील करता है, गुड्स सर्विसेज, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, एज वेल एज इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज़ के बारे में भी ये डीलिंग करता है, ठीक है। जो नेक्स्ट फीचर है वो क्या है, वो नॉन डिस्क्रिमिनेटरी नेचर था, ठीक है। नेक्स्ट नॉन डिस्क्रिमिनेटरी क्या है, नेशंस के बीच में डिस्क्रिमिनेशन नहीं था, सिंपल चीज़। उसके बाद क्या है, पॉलिसी ऑफ फ्री ट्रेड, मतलब WTO ने क्या किया, फ्री ट्रेड की पॉलिसी अडॉप्ट की। और वो लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड, मतलब जो भी ट्रेड टैरिफ्स थे उसके लिबरलाइजेशन पे बहुत काम करता था, ठीक है। फेयर कंपटीशन अमंग नेशंस। अब फेयर कंपटीशन कैसे इंश्योर करता है, जैसे कि जो कुछ कंट्रीज, कुछ कंपनीज हैं जो ये करती हैं, डंपिंग करते हैं। डंपिंग का मतलब क्या होता है, फॉरेन मार्केट में जाना है और इतने कम प्राइसेस पे सामान बेचने लगो कि मार्केट की जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो बाहर हो जाए, तो एंटी डंपिंग, अब उसको डंपिंग कहते हैं, ठीक है। तो जो WTO है वो क्या करती है कि डंपिंग के लिए कुछ रूल्स रेगुलेशंस बनाती है, एंटी डंपिंग ड्यूटीज़ बनाती है, लगा देती है, गवर्नमेंट्स भी लगा सकती हैं एंटी डंपिंग ड्यूटीज़, ठीक है। तो इस तरीके से वो फेयर कॉम्पिटिशन को इंश्योर करता है। नेक्स्ट क्या है, प्रोवाइड स्पेशल फेवर टू डेवलपिंग कंट्रीज़। जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनको थोड़ा सा फेवर मिलता है, उन्हें ज़्यादा टाइम दिया जाता है, ठीक है। जो भी एग्रीमेंट्स WTO ने की हैं, जो भी एग्रीमेंट्स और रूल्स रेगुलेशंस हैं, उनको उनमें उनके हिसाब से एडजस्ट करने के लिए काफ़ी थोड़ा टाइम दिया जाता है, ज़्यादा टाइम, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, जो फेयर एंड जस्ट मल्टीलेटरल ट्रेडिंग सिस्टम, इसका मतलब क्या है, इक्वल अपॉर्चुनिटी, ठीक है। या तो वो डेवलपिंग हो या वो डेवलप्ड हो या फिर अंडर डेवलप्ड हो, सारी कंट्रीज़ को वो बराबर हिस्सेदारी देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इट्स अप्रोच एंड डिस्प्यूट सिस्टम मैकेनिज्म इज रूल बेस्ड एंड टाइम बाउंड। मतलब उसके एक जो भी डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म थी, जैसे कि जिसमें क्या होता था, जिसमें क्या होता है कि जो नेशंस हैं उनके भी जो भी डिस्प्यूट्स हैं उनको सॉल्व कराने में हेल्प करता है। उस एक टाइम है, मतलब एक मैक्सिमम पीरियड ऑफ टाइम है जिसके अंदर वो सॉल्व करा देगा, ठीक है। तो ये एक अच्छी चीज़ है। और जो भी WTO के परमानेंट मेंबर्स हैं, सॉरी जो अग्रीमेंट्स हैं वो WTO के अंदर वो परमानेंट हैं, और जो भी उसके मेंबर्स हैं वो उन रूल्स रेगुलेशंस के लिए वो बाउंड है कि वो उन रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करें, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, WTO में कोई वेटेड वोटिंग नहीं है, सभी जो 164 मेंबर्स हैं उनको सभी के पास इक्वल वोटिंग राइट्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, सुप्रीम गवर्निंग बॉडी ऑफ WTO इज़ अ मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस। जो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस है वो सुप्रीम गवर्निंग बॉडी है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस की। जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं वो वही लेती है।
लेकिन जो भी डिसीजंस जो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस लेती है उन पे एक्ट कौन करता है? जनरल काउंसिल। ये जनरल काउंसिल भी एक इसका पार्ट ही है जो कि एक्ट करता है किसके बिहाफ पे? मिनिस्ट्रियल काउंसिल के बिहाफ पे। अब स्कोप क्या क्या है डब्ल्यूटीओ, कौन कौन सी जो एरियाज़ है वो उन्हें कवर करता है। सेम चीज़ है वहीं यहाँ पे भी है, लगभग कह सकते हैं। देखो, सबसे पहले ये लार्जेस्ट इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके 164 मेंबर स्टेट्स हैं। ये ग्लोबल ट्रेड का या ग्लोबल जीडीपी जो भी कह सकते हो ने, मतलब ग्लोबल ट्रेड और ग्लोबल जीडीपी का 96% लगभग ये रिप्रेजेंट करता है। यानी कि लगभग पूरी दुनिया ही डब्ल्यूटीओ से जुड़ी हुई है और उसके रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करती है। जो डब्ल्यूटीओ का बेसिक काम क्या है? बैरियर्स को रिमूव करना, रेस्ट्रिक्शंस को रिमूव करना, कोटाज को कम करना, ताकि फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले सभी देशों को। ठीक है। जो डब्ल्यूटीओ का स्कोप है वो डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म के आसपास घूमता है। क्यों? इसका मतलब क्या है? जो भी डिस्प्यूट्स होंगे उनके वो सॉल्व करा देता है। जो और एक चीज़ है कि डब्ल्यूटीओ सिर्फ गुड्स के लिए गुड्स में डीलिंग नहीं करता है, गुड्स के लिए रूल्स रेगुलेशंस नहीं बनाता है, सर्विसेज के लिए भी बनाता है, एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए भी बनाता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के लिए भी बनाता है। ठीक है। डब्ल्यूटीओ क्या करता है? 60 ऐसे ग्लोबल ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं जिन्हें मैनेज करता है और 300 रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट्स मैनेज करता है। यानी बहुत बड़ा इसका स्कोप है, बहुत ज़्यादा एरिया कवर करता है। ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है? फिर से वही चीज़ है, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, ट्रेड को रेगुलेट करना, नेशंस के बीच में ट्रेड को बूस्ट करना, टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करना डेवलपिंग इकोनॉमीज़ एंड डेवलपिंग कंट्रीज़ को, और वेरियस ट्रेड अग्रीमेंट्स जो हैं उन्हें मैंने एडमिनिस्टर करना, यानी देखना या सही से फॉलो हो रहे हैं या नहीं। और एक इंटरमीडियरी के रूप में काम करना, एक इंटरमीडियरी यानी मिडलमैन के रूप में काम करना, जो भी नेशंस हैं जिनके बीच में डिस्प्यूट्स चल रहे हैं उनके बीच में नेगोशिएट करता है। ठीक है। नेशनल ट्रेड पॉलिसीज़ को रिव्यू करना, किस देश की ट्रेड पॉलिसीज़ कैसी हैं, सही है या नहीं, अच्छी हैं या नहीं, और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ भी कोऑपरेट करना। ठीक है। अब मेजर डब्ल्यूटीओ एग्रीमेंट्स कौन कौन से हैं? अग्रीमेंट्स जो हैं डब्ल्यूटीओ के, ऐसे 4 मेजर अग्रीमेंट्स यहाँ पे दिख रहे हैं हमें। पहला है रिलेटेड टू गुड्स, दूसरा है रिलेटेड टू सर्विसेज, तीसरा रिलेटेड टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, चौथा है रिलेटेड टू ट्रेड मॉनिटरिंग। ठीक है। अब पहला क्या है? जो रिलेटेड टू गुड्स है, इसमें क्या क्या है? इसमें है गुड्स का प्रोडक्ट स्टैंडर्ड्स, सब्सिडीज़, एंटी डंपिंग स्ट्रेटजीज़ क्या क्या हैं। सर्विसेज में क्या क्या है? इंश्योरेंस फर्म्स क्या, टेलीकम्युनिकेशन सर्विस ऑफ बैंक्स, कंपनी, टूरिज़्म, होटल चेन्स, ट्रांसपोर्ट कंपनीज़ जो इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रही हैं। ठीक है। और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? किस तरीके से कॉपीराइट्स का होगा, कितने साल के लिए वैलिड होंगी, पेटेंट्स हो गया, ट्रेडमार्क्स, जोग्राफिकल नेम्स कौन कौन से हैं। मतलब कौन, मान लो एक कंपनी है बहुत बड़ी, जैसे कि मान लो मैकडी है। अब कोई भी मैकडी के नाम से दोबारा कोई कंपनी ना खोल ले। जैसे मैं भी एक मैकडी के नाम से खोल लूँगा कंपनी और मैं बेचूँ उसमें कुछ और, तो क्या होगा कि लोग मैकडी सुन के चले आएंगे ना। तो इस पे भी वो रूल्स रेगुलेशंस बनाती है। अब ट्रेड पॉलिसी रिव्यू क्या होता है? ट्रेड पॉलिसी रिव्यू मतलब जो भी गवर्नमेंट्स हैं, जो भी रूल्स रेगुलेशंस गवर्नमेंट बनाती हैं अपने देश के लिए, उन्हें मॉनिटर करता है कि ट्रेड के रेगुलेशंस कैसे हो रहे हैं वहाँ पे। ठीक है। डब्ल्यूटीओ का फंक्शन क्या क्या है? सेम चीज़ बार बार क्यों दे रही है यार? चलो ठीक है, बार बार दे रही है। फंक्शंस क्या क्या हैं? नेगोशिएशन करना नेशंस के बीच में, लीगल फ्रेमवर्क इंश्योर करना, गुड्स और सर्विसेज का प्रॉपर एक्सचेंज करवाना, प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन करवाना, जो भी एग्रीमेंट्स और नेगोशिएशंस एंटर्ड हैं। देखो, जो भी नेशंस हैं जो डब्ल्यूटीओ के अग्रीमेंट्स पे सिग्नेचर कर रखी हैं, उनको एक बाइंडिंग है कि उन्हें फॉलो करनी ही है। तो डब्ल्यूटीओ क्या करता है कि उन्हें इंश्योर करता है, ये मतलब एकदम ध्यान रखता है, हर चीज़ को फॉलो करवाता है। अगर कोई नेशन नहीं करता है तो उस पर पेनल्टीज़ भी लगती हैं, कुछ फाइन्स भी लगते हैं। ठीक है। और सबसे मेन काम उसका है वही ट्रेड को, सब डिस्प्यूट को सेटल करवाना। और क्या है? जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं और डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, इन दोनों की ट्रेड कैपेसिटी को डेवलप करना, ज़्यादा बढ़ाना, उन्हें टेक्निकल असिस्टेंट देना, ट्रेनिंग देना, कंसेशंस देना, बहुत सारे एग्रीमेंट्स करना। क्या करता है डब्ल्यूटीओ की? ग्लोबल ट्रेड को एक्सपैंड करता है मिला जुला के। ठीक है। गवर्नमेंट्स को क्या कहता है कि आप अपने बैरियर्स घटाइए और आप इंश्योर करिए कि आपके देश में जो भी ट्रेड हो रहा है वो फ्री हो रहा है। मतलब फ्री यानी किस तरीके से फ्री? मतलब टैक्स फ्री, मैल प्रैक्टिस फ्री, करप्शन फ्री ट्रेड हो रहा है। ठीक है। और फेयर ट्रेड हो रहा है ऑब्वियसली।
नेक्स्ट पार्ट है इसका UNCTAD, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ये एक कॉन्फ्रेंस के बाद निकला था। ये एक UN जनरल जो यूनाइटेड नेशंस है, UN है, उसका एक पार्ट है। ठीक है, ये फॉर्म हुआ था 1964 में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में। यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली जो होती है उसने ये बनाया था। ये एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक परमानेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है। इंटर गवर्नमेंटल यानी अलग अलग देश इसमें शामिल हैं। इसका अपना बजट है, अपनी लीडरशिप है, अपनी मेंबरशिप है। ठीक है, ये UN जनरल असेंबली को भी रिपोर्ट करता है, और इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल को भी रिपोर्ट करता है। ठीक है, इसकी अपनी मेंबरशिप है, अपने बजट है, अपने मेंबर्स हैं। ठीक है, जो UN के मेंबर्स हैं उनका नंबर अलग है, इसके मेंबर्स अलग हैं, इसके अपने रूल्स रेगुलेशंस हैं, इसका अपना काम है। इसके नेचर पे आते हैं। इसके हेडक्वार्टर्स जो है जिनीवा में है, जो कि स्विट्ज़रलैंड में है। 195 मेंबर स्टेट्स हैं। 1964 में फॉर्म हुआ था UN जनरल असेंबली के अंडर में। इसका नाम है UNCTAD, इसका मतलब है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। नेचर क्या है इसका? ये एक UN जनरल असेंबली की परमानेंट ऑर्गन है, यानी कि परमानेंट बॉडी है, यानी कि इसके अंडर आती है। हालांकि ये इंडिपेंडेंटली काम करती है, लेकिन जो अल्टीमेट कंट्रोल है वो UN जनरल असेंबली के पास है। मेन फीचर क्या क्या है इसका? जो भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनको असिस्ट करना, उन्हें हेल्प करना। इसके 4 साल में, हर 4 साल में मीटिंग होती है हर साल, 4 साल में। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स और जो डेवलपिंग नेशंस हैं, जो भी डेवलपिंग नेशंस हैं उनके जो गोल्स हैं या उनके गोल्स को बताने में हेल्प, मतलब अचीव करने में हेल्प करने में, इन सब चीज़ों पे डिस्कशंस होते हैं। ये क्या करता है? डेवलपमेंट के जो इकोनॉमी है, इकोनॉमी की डेवलपमेंट के हर एस्पेक्ट पे विचार करता है, जैसे कि ट्रेड, एड, ट्रांसपोर्ट, फाइनेंस, टेक्नोलॉजी, हर चीज़ पे। जो इसका इसका मेन काम है क्या? पोवर्टी को कम कर देना। यहाँ पे लिखा हुआ है इज़ टू एलिवेट पोवर्टी अमॉन्ग डेवलपिंग नेशंस। जो भी डेवलपिंग नेशंस हैं उसमें से पोवर्टी एकदम ज़ीरो कर देना। हालांकि पॉसिबल नहीं है, लेकिन ज़ीरो इसका एम है। इसके अलग अलग लेवल के मीटिंग्स होती हैं। यहाँ पे 4-5 दिया हुआ है नाम, आप देख सकते हैं। UNCTAD कॉन्फ्रेंस, एक पहली मीटिंग है, कॉन्फ्रेंस होती है 4 साल में। एक मीटिंग होती है ट्रेड एंड डेवलपमेंट बोर्ड की, एक मीटिंग होती है कमीशन की, एक मीटिंग होती है वर्किंग पार्टी की, एक मीटिंग होती है एक्सपर्ट की। मतलब वहाँ पे कुछ एक्सपर्ट्स होते होंगे, उनकी मीटिंग होती होगी। वहाँ पे वर्किंग पार्टी होती होगी, उनकी मीटिंग होती होगी। कमीशन होता होगा जो कि डेली के फैसले लेता होगा। स्कोप क्या है, कौन कौन से एरियाज़ कवर करता है? ये इसका एक काम है कि वर्ल्ड इकोनॉमी और डेवलपिंग इकोनॉमी, मान लो अगर डेवलपिंग कंट्री एज एग्जांपल इंडिया ले, तो इंडिया की इकोनॉमी को वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट कैसे करेगा? जो पॉलिसीज़ फ्रेम की थी इन्होंने उसके हिसाब से। ठीक है, जो मेनली इसका काम होता है ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट करना। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन पता है ना जो। और इसका एक और काम होता है कि जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उनको मोबिलाइज करना। मोबिलाइज यानी मूव करना टुवर्ड्स डेवलपिंग नेशंस। और इम्प्रूवमेंट करना टेक्नोलॉजी और लॉजिस्टिक्स में। लॉजिस्टिक्स यानी वही जो गुड्स होती हैं, जो एक मतलब होता है जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन वाला लॉजिस्टिक्स हो गया, एक मतलब होता है बिजनेसेस वाला। तो यहाँ ट्रांसपोर्टेशन की बात हो रही है शायद। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी को और लॉजिस्टिक्स को डेवलप करना, इम्प्रूव करना इसका काम होता है। और इंटरनेशनल ट्रेड और कमोडिटीज़ को भी प्रमोट करता है, जो कि जैसे मतलब क्या है, जो कि जो भी डेवलपिंग कंट्रीज़ है वो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा और डेवलपमेंट। तो सीधी सी चीज़ है ना। ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है इसके? ट्रेड को, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना, इसके जो इश्यूज़ हैं उसको डिस्कस करना, इसके जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको कम करने की कोशिश करना, पॉलिसी फॉर्म करना ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, फाइनेंस और टेक्नोलॉजी के ऊपर, ताकि जो ट्रेड है वो और अच्छे से हो पाए। जो भी प्रॉब्लम्स इवॉल्व होती हैं उसे रिजॉल्व करना। जो भी जो भी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे कि IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, इनके साथ कोऑर्डिनेट करना और इनकी हेल्प लेना और इनकी हेल्प करना भी। टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करना डेवलपिंग नेशंस को और लीस्ट डेवलप्ड नेशंस को भी, ताकि उन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल सके। और रिसर्च को मतलब रिसर्च करना, डेटा कलेक्ट करना, किस वजह से, सारा एक ही काम है इसका, इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करना। बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम्स जो भी हैं इसके, उसको
हेल्प करने से मतलब क्या है, जो भी बैलेंस ऑफ पेमेंट की प्रॉब्लम्स हो जाती है, जैसे कि किसी कंट्री के पास इतना इंपोर्ट हो गया, सॉरी जी, किसी कंट्री ने इतना इंपोर्ट कर लिया कि उसके पास अब फॉरेन एक्सचेंज में पैसे हैं नहीं कि वो पेमेंट कर सके, तो ऐसी चीज़ों को प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करना। और जो भी उनके एक्सपोर्ट्स हो रहे हैं उनके उनके लिए फेयर प्राइसेस उनको दिलवाना। जैसे कुछ कंट्रीज़ हैं जिनको जिनके कुछ मतलब आउटसाइड वर्ल्ड में बहुत उतना इन्फ्लुएंस नहीं है, तो उनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो कहीं दब ना जाए, समझ रहे हो ना, मतलब फेयर फेयर ट्रेड करने में हेल्प करना। यूएनसीटीएडी का फंक्शंस क्या है, इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करना, ट्रेड एग्रीमेंट्स को नेगोशिएट करना, किसके बीच में, नेशंस के बीच में ऑब्वियसली, पॉलिसीज़ फॉर्म करना, प्रोसीजर्स फॉर्म करना, उन्हें फॉलो करवाना, ट्रांसफ़र करना टेक्नोलॉजी का, कहाँ से, डेवलप्ड कंट्रीज से डेवलपिंग कंट्रीज़ की ओर ट्रांसफ़र करवाना, जो भी फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड की जा सकती है उन्हें करना, जो कि अगर खुद नहीं की जा सकती, हालांकि इसका मेन काम पैसा प्रोवाइड करना नहीं है, तो हेल्प करना उनकी आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक से पैसा लेने में। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक दो ही काम करता है ना, पैसा देता है, अलग अलग इसके काम है। और नेक्स्ट क्या है, जो भी लीस्ट डेवलप कंट्रीज़ हैं, या फिर जो जो एकदम से एक मान लो एक लिस्ट बनाते हैं, ऊपर सबसे डेवलप्ड कंट्री, एक नीचे सबसे लीस्ट डेवलप्ड कंट्री, तो जो नीचे की कंट्रीज़ हैं उन्हें हाई प्रायोरिटी देना, उन्हें जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो भी हैं, आईएमएफ वर्ल्ड बैंक जैसे कि, इनके पास जाना और बताना कि ये सबसे ज़्यादा कम डेवलप्ड है, इनके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर रखो, आप सबसे कम इंटरेस्ट पे लोन दो, लंबे टाइम के लिए लोन दो, समझे। तो हाँ, और इनके जो पुराने लोन्स हैं उनको ग्रांट्स में चेंज कर दो। ग्रांट यानी वो पैसा जो चला गया फ्री का है, वापस नहीं करना आपको, लोन वापस करना पड़ता है, कभी कभी देखिए इंटरेस्ट इनके माफ़ करवा दो। इतना बढ़ते हैं वर्ल्ड बैंक की तरफ। वर्ल्ड बैंक एक ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस हुई थी 1944 में, उसमें एक ग्रुप बना, इंस्टीट्यूशन बना, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, उसे कहते हैं वर्ल्ड बैंक। एक्चुअली दो बने थे, एक आईएमएफ भी था, ठीक है। वर्ल्ड बैंक के बारे में पढ़ते हैं। वर्ल्ड बैंक एक पार्ट है वर्ल्ड बैंक ग्रुप का, ठीक है। वर्ल्ड बैंक एक मॉनेटरी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, सॉरी हाँ, मॉनेटरी इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जिसका एक मोटो है, जिसका काम क्या है, वर्किंग फॉर अ वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी, यानी कि एक ऐसी दुनिया के लिए काम जो कि गरीबी से मुक्त हो, ठीक है। इसका बेसिक काम क्या है, लोन्स प्रोवाइड करना ऐसे कंट्रीज़ को जो कि गरीब है, कह सकते हैं डेवलपिंग है या अंडर डेवलप्ड है, उनको एडवाइस देना, उनको रिसर्च सर्विसेज देना। और भी इसके बारे में जानते हैं। इसके इसके एक्चुअली दो पार्ट हैं, दो ग्रुप्स हैं या दो इंस्टीट्यूशंस कह सकते हैं। आईबीआरडी, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, एक आईडीए, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। ये इसका हेडक्वार्टर जो है, जो वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है, वॉशिंगटन डीसी में है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। आईबीआरडी के 189 मेंबर्स हैं, आईडीए के 173 मेंबर्स हैं, ठीक है। आईबीआरडी का, अब आईबीआरडी और आईडीए में डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस क्या है। आईबीआरडी जो है मिडिल इनकम कंट्रीज़ को लोन देती है, उनके हेल्प करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना, लोन, हेल्थ एजुकेशन, हेल्थ केयर, फूड एक्सेस, पोर्टेबल वाटर एक्सेस, सैनिटेशन के बारे में बात करना, मतलब बात क्या करना, हेल्प करना, सैनिटेशन को प्रोवाइड कराना, ये सब चीज़ें प्रोवाइड कराना। और आईडीए क्या करती है, कंसेशनल लोन्स देती है और ग्रांट्स देती है, ठीक है। आईबीआरडी ग्रांट्स इसका मेजर काम नहीं है, आईडीए का काम है मेजर ही ग्रांट्स। इसका क्यों, इसका सिंपल सा एक काम है, पॉवर्टी ख़त्म करना या कम करना, और लोएस्ट पर कैपिटा इनकम वाले कंट्रीज़ को देता है, गरीब देशों को देता है ये लोन। वर्ल्ड बैंक का नेचर क्या होता है, ये एक इंटरनेशनल मॉनेटरी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ये इंस्टीट्यूशन है, इसका मतलब ये एक इंस्टीट्यूशन है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, मॉनेटरी यानी मनी में डील करता है, और इंटरनेशनल यानी बहुत सारे देश इसमें शामिल है। ये एक पहला मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक था जो कि वर्ल्ड वॉर टू के बारे में बाद बना था, सॉरी बारे में नहीं, वर्ल्ड वॉर टू के बाद बना था। इसका मेजर फीचर क्या है, पोवर्टी फ्री वर्ल्ड के लिए एक काम करना, यानी लोन देना, ग्रांट देना, डेवलपमेंट प्रोवाइड करना, खाना प्रोवाइड करना, सैनिटेशन, फूड, हेल्थ केयर, एजुकेशन, रिसर्च, एडवाइस, ये सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट इसका फीचर क्या है, इसके वर्ल्ड बैंक ग्रुप जो मैंने अभी बताया था उसके 5 इंस्टीट्यूशंस हैं, आईबीआरडी, आईएफसी, आईडीए, आईसीएसआईडी, एमआईजीए। इनमें से दो ही ये है मेजर हैं, बाकी के बारे में आप इंटरनेट से पढ़ सकते हैं। आईबीआरडी आईडीए के बारे में पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट जो है इसका, इसके बारे में क्या लिखा है, हाँ सेम चीज़ है, वही चीज़ है। इसका प्रॉफिट मोटिव, इसका एम नहीं होता, ये प्रॉफिट मोटिव के लिए काम नहीं करती, ये काम करती है फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए, ठीक है। स्कोप क्या क्या है इसके, कहाँ कहाँ कौन कौन से एरियाज़ को कवर करता है, ये इसका पहला क्या,
पहला क्या काम है इसका? पहला काम है डिवास्टेटेड कंट्रीज़, यानी जो भी वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे जो भी कंट्रीज़ बर्बाद हो गई थी, कह सकते हैं इकोनॉमिकली या वॉर में, समझ रहे हो ना, ये युद्ध होगा तो फिजिकली भी डैमेज होता है, इकोनॉमिकल डैमेज भी होता है, पॉलिटिकल डैमेज भी, तो उनको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करवाना, एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना और करवाना, लोन देना और दिलवाना, ठीक है, उनको हेल्प करना, एडवाइस करना। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट को प्रमोट करता है। अर्बन डेवलपमेंट और रूरल डेवलपमेंट, दो डेवलपमेंट, ये रूरल डेवलपमेंट को भी प्रमोट करता है। ऐसे नेशंस को सपोर्ट करता है, जो कि मतलब नेशंस को सपोर्ट करता है जो कि एक्चुअली वो एग्रीकल्चर को डेवलप करना चाहती है, जिनके पास ऐसे टेक्नोलॉजी नहीं है, या फिर और भी चीज़ें हैं बहुत सारी, जैसे उनके लिए रॉ मटेरियल्स चाहिए, जैसे फर्टिलाइजर्स के लिए रॉ मटेरियल्स चाहिए, तो उनको सस्ते दामों पर हेल्प करेगा दिलाने में, लोन्स दे देगा। इकोनॉमिक पॉलिसीज़ फ्रेम करने में हेल्प करता है, इम्प्लीमेंटेशन करने में भी हेल्प करता है। वर्ल्ड बैंक क्या करता है? जो वर्ल्ड बैंक जो है वो लार्जेस्ट एक्सटर्नल फंड है, मतलब जैसे कि जो जिन भी देशों के पास वो पैसा आता है, कहीं से भी इंटरनेशनल एड आती है, तो वर्ल्ड बैंक उसमें एक मेजर चंक रखता है। जो वर्ल्ड बैंक का पैसा है वो सबसे ज़्यादा बड़ा अमाउंट होता है, मतलब जो कि कहाँ जाता है? एजुकेशन, न्यूट्रिशन और हेल्थ सेक्टर में जाता है। ये एनर्जी, इंफॉर्मेशन और टेली कम्युनिकेशन को भी बूस्ट करने में मदद कर सकता है, इंफॉर्मेशन को बूस्ट करने में मदद करता है, कर सकता नहीं, करता है। सोशल सोशल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, मतलब जो लॉ है और जस्टिस, इकोनॉमीज़ के बीच में कुछ रूल्स रेगुलेशंस इसमें फॉर्म किए हुए। एग्रीमेंट्स में क्या होता है? रूल्स रेगुलेशंस, कुछ तरीके होते हैं जहाँ पे अगर आपको कुछ इशू क्रिएट होता है तो वहाँ पे डिस्कस किया जाएगा, तो एक प्रॉपर फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है ताकि आप जो इकोनॉमीज़ हैं, जो कंट्रीज़ हैं, वो डेवलप कर सकें। जो भी प्राइवेट सेक्टर है उसको भी डेवलप करने के लिए हेल्प करता है। फाइनेंशियल सेक्टर को भी बहुत ज़्यादा फेवर करता है। फाइनेंशियल सेक्टर यानी बैंकिंग हो गई, गवर्नमेंट की जो बैंक्स हो गए, प्राइवेट बैंक्स हो गए, और प्राइवेट सेक्टर को तो ऑब्वियसली वो हेल्प करता ही है। ट्रांसपोर्ट को हेल्प करने में, डेवलप करने में हेल्प करता है। वाटर सप्लाई, सैनिटेशन, वाटर रिसोर्सेज यानी पीने का पानी हो गया, खाने के लिए सामान हो गया, सैनिटेशन यानी साफ़ सफाई, और एजुकेशन, हेल्थ केयर तो ऑब्वियसली है ही। और वर्ल्ड बैंक सेफ्टी ऑफ इन्वायरमेंट, मतलब दुनिया में जो भी पृथ्वी है, मतलब जो भी क्या, जो पृथ्वी है उसका जो इन्वायरमेंट है उसको सेफ गार्ड करने के लिए कुछ रूल्स रेगुलेशंस बनाता है, कुछ एडवाइसेस देता है, कहता है कि आप कार्बन एमिशन कम करिए। तो अब इसके ऑब्जेक्टिव से बढ़ते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव है डेवलपिंग नेशन को एडवांस बनाना। किस तरीके से? फाइनेंस प्रोवाइड करा के, एडवाइस दे के, रिसर्च प्रोवाइड करा के, रिकन्स्ट्रक्शन लोन्स देना। जो भी वॉर्स हुई थी उस टाइम से, जो वॉर की वजह से जो भी कंट्रीज़ को लॉस हुआ है, उसमें उसको डेवलप करने के लिए लोन देना, उन कंट्रीज़ को डेवलप करने के लिए लोन देना, वॉर को डेवलप करने के लिए नहीं। डेवलपमेंट लोन्स देना किनको? अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ को, यानी लीस्ट डेवलप जो कंट्रीज़ होती है उनको ग्रांट्स दे देना, ऐसे लोन दे देना जो कि लगभग वापस नहीं करने होते हैं। जो भी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स होते हैं उनको प्रमोट करना, जैसे कि इंडिया में इकोनॉमिक रिफॉर्म कब प्रमोट होता है? 1991 में। टेक्निकल सपोर्ट देना, इकोनॉमिक सपोर्ट देना, मॉनेटरी एडवाइस देना, जो भी कंट्रीज़ उनको बताना कि आप कैसे कैसे चेंजेस ला सकते हैं, कैसे इम्प्रूवमेंट्स ला सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर को भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन करता है, बहुत ज़्यादा हेल्प करता है ताकि वो इम्प्रूव हो सके, डेवलप हो सके। अल्टीमेटली इसका काम क्या है? जो कि इकोनॉमी को डेवलप करना। और करप्शन के लिए भी ये बहुत ज़्यादा, सॉरी, करप्शन के खिलाफ भी बहुत ज़्यादा काम करता है। फंक्शंस क्या क्या है? जो IBRD है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ये डेवलपिंग कंट्रीज़ को लोन देता है। किस चीज़ के लिए? इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, हेल्थ केयर। IDA क्या करता है? ये कंसेशनल और इंटरेस्ट फ्री लोन देता है, एक्चुअली ग्रांट कह सकते हैं इसको, मतलब एक्चुअली डिफरेंट होगा इंटरेस्ट फ्री लोन और ग्रांट, लेकिन चलो अलग ही रखते हैं, क्यों कहना। पुअरेस्ट कंट्रीज़ को, जो कि सबसे ज़्यादा गरीब कंट्रीज़ हैं। वर्ल्ड बैंक और क्या करता है? जो भी गरीब देश हैं उनके लिए सैनिटेशन का प्रबंध करता है, पानी, पीने का पानी, वैक्सीनेशन, इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, जैसे कि आप लोग अभी देख रहे होंगे UN की जो, जैसे कि जो अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट है वो तो वहाँ से भाग चुकी है, तो वहाँ के जो लोग हैं उनका क्या होगा? UN उनको खाना खिला रही है, UN उनको वैक्सीनेशन प्रोवाइड कर रही है, सारी चीज़ें UN ही कर रही है। कुछ कैपेसिटी बिल्डिंग सर्विसेज होती है। कैपेसिटी बिल्डिंग यानी जो भी इकोनॉमी है उसकी कैपेसिटी को इम्प्रूव कर देना। कैसे इम्प्रूव होगी? टेक्नोलॉजी, जो
टेक्नोलॉजी है, जो थिंकिंग पावर है, लर्निंग है, ग्लोबल लर्निंग प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं, एडवाइजरी सर्विसेज चलाई जाती हैं, यूएन के द्वारा बहुत सारे ट्रेनिंग्स इंस्टीट्यूशंस डेवलप किए गए हैं, वो सारी चीज़ें। और क्या है, एनालिटिक और एडवाइजरी सर्विसेज भी देता है, जो अपनी रिसर्च है वो शेयर करता है जो भी देश है उनके साथ, जो भी मेंबर कंट्रीज़ हैं उनके साथ। जो रिसर्च किस चीज़ के लिए होती है, उनके डेवलपमेंट के लिए होती है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग प्रोवाइड करता है लोगों को, पूरी जो भी मेंबर कंट्रीज़ हैं उनके देश के, सॉरी उनके देश के नहीं, जो भी मेंबर कंट्रीज़ हैं उनके लोगों को, उस देश के लोगों को। और क्या है, पोवर्टी रिडक्शन स्ट्रेटजीज़ को हेल्प करता है इम्प्लीमेंट कराने में, प्रोवाइड कराता है कैसे कैसे आप पोवर्टी कम कर सकते हैं। टेक्निकल असिस्टेंट प्रोवाइड कराता है, प्रोफेशनल असिस्टेंस और एक्सपर्ट गाइडेंस भी प्रोवाइड करता है, खुद के कुछ एक्सपर्ट्स होते हैं उनके पास। एक मीडिएटर का भी काम करता है, जो भी डिस्प्यूट्स हो जाती हैं कुछ देशों में, कुछ देश के मान लो अपने आप डिस्प्यूट्स हो गए, तो उनमें मीडिएटर का काम करता है। मीडिएटर यानी बिचौलिया काम करता है, एजेंट का काम करता है, ताकि वो सॉल्व हो सके। जैसे कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में 1960 में एक सुएज कैनाल डिस्प्यूट के बारे में लिखा गया। उसके उस ट्रीटी का क्या नाम था, इंदस वाटर ट्रीटी, जो कि वर्ल्ड बैंक ने ही कह सकते हैं अग्रीमेंट कराया था। ठीक है, नेक्स्ट है आईएमएफ। आईएमएफ कब फॉर्म हुआ था, 1945 में। ये भी उसी टाइम पे फॉर्म हुआ था, ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस के द्वारा ही 1944 में आया। वर्ल्ड बैंक फॉर्म हुआ, एक साल बाद ये फॉर्म हुआ। ठीक है, इसके 189 मेंबर्स हैं, जो कि देश इसके मेंबर्स हैं वो 190, मतलब 189, 189। ठीक है, वॉशिंगटन डीसी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में इसका हेडक्वार्टर्स है। और इसका नेचर क्या क्या होता है, इसका काम क्या होता है, एक्चुअली इसका काम होता है जो भी नेशंस हैं, जो भी इसके मेंबर कंट्रीज़ हैं, उनके बीच में जो मॉनेटरी कॉपरेशन है उसको इम्प्रूव करना। इसका जो रिसोर्सेज है, जैसे पैसे कहाँ से आते हैं इसके पास, इसके पैसे आते हैं इसके मेंबर नेशंस के द्वारा ही। जो भी इसके देश जो मेंबर्स हैं, एज़ पर देयर जीडीपी, या फिर जहाँ जो भी इसका प्रोसेस होता है, मुझे लगता है जीडीपी, जहाँ तक मुझे मैंने सुना है कि जीडीपी जितनी इसकी ज़्यादा बड़ी है वो ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है। तो कैपिटल सब्सक्रिप्शन के रूप में इसके पास पैसे आते हैं। इस कोटा बेसिस पे काम करता है। कोटा बेसिस का मतलब क्या होता है, जिसका जीडीपी में, सॉरी, जिसकी जो जीडीपी ज़्यादा ज़्यादा रहेगी वो कंट्रीब्यूट ज़्यादा करेगा। जिस नेशन की इकोनॉमी ज़्यादा बड़ी रहेगी वो, मतलब किस देश में जीडीपी, यानी देखो ट्रेड के लिए, ट्रेड के मामले में बात हो रही है ना, ट्रेड से मतलब है सबको, तो उसकी शेयर उसमें ज़्यादा रहेगा। देखो आसान भाषा में समझते हैं, एक देश है, उसकी कंट्रीब्यूशन मान लो बहुत ज़्यादा, जैसे अमेरिका की कंट्रीब्यूशन ट्रेड में बहुत ज़्यादा है, तो उसका सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहेगा उसमें। और मान लो पाकिस्तान 2 कौड़ी का देश है, वो उसका सबसे कम रहेगा उसका शेयर। ठीक है, नेक्स्ट फीचर क्या है, जो भी मतलब जो इसके एसेट्स हैं, जैसे कि आईएमएफ के कुछ अपनी करेंसी भी चलती है, ज़्यादा मुझे याद आ रहा है, मैंने एग्जैक्टली याद नहीं मेरे को। तो इसके एसेट्स में गोल्ड बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ये इंट्रिंसिक वैल्यू वाले एसेट्स बहुत ज़्यादा रखा हुआ है, जैसे गोल्ड हो गया। और ये क्या दिखाती है कि आईएमएफ के पास बहुत ज़्यादा पैसा है, फाइनेंशियल साउंडनेस है। और जो आईएमएफ है, इसकी हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी कौन है, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है, जिनकी जो कि एडवाइस किसके द्वारा किया जाता है। देखो, एक बोर्ड ऑफ गवर्नर हो गया, उसमें वो कुछ मेंबर्स होंगे, इनको एडवाइस कौन देता है, 2 मिनिस्ट्रियल कमिटी देती है, एक आईएमएफ सी देती है, यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कमिटी, और एक डेवलपमेंट कमेटी। 2 ऐसी कमिटीज़ बनी हुई जो कि इनको एडवाइस करती हैं बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को, जिसपे बोर्ड ऑफ गवर्नर्स डिसीजंस लेते हैं। आईएमएफ के हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है बोर्ड ऑफ गवर्नर्स। कौन कौन से एरियाज को कवर करता है समझते हैं। जो भी इसका काम क्या है, फाइनेंशियल सपोर्ट देना इकोनॉमिक क्राइसिस के टाइम पे। इकोनॉमिक क्राइसिस जब भी आएगी, आईएमएफ से पैसा ले लो। पॉलिसी एडवाइस देना, जो भी मेंबर्स हैं, जो भी सेंट्रल बैंक्स हैं, जो भी मेंबर कंट्रीज़ हैं, उनके सेंट्रल बैंक्स हैं, उनको फाइनेंशियल डिसीजंस में हेल्प करना, उनको सजेशंस देना कि आप ऐसा कैसे, आप ऐसा करिए, इससे आपको इम्प्रूवमेंट, मतलब फ़ायदा मिलेगा। रिसर्च बेस्ड स्टैटिस्टिक्स, यानी क्या होता है कि अपने कुछ रिसर्च करवाते हैं, कुछ तरीके निकालते हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, किसके, नेशंस के डेवलपमेंट के लिए। कंसेशनल लोन्स प्रोवाइड करना, ग्रांट्स प्रोवाइड करना, ग्रांट्स मतलब वही फ्री का पैसा, अगर लोन्स यानी कुछ लौटाना होता है उसमें से। किन को लौटाना, किन को प्रोवाइड करना होता है, पोवर्टी रिडन नेशंस को, यानी जो जिनके में गरीबी चल रही है, गरीबी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, और जितनी ज़्यादा गरीबी उतना ज़्यादा फ्री का पैसा। और ट्रेनिंग और टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करना उन देशों को।
ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं? इंटरनेशनल मॉनेटरी कोऑपरेशन को बढ़ाना, इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ाना, बैलेंस ऑफ पेमेंट को इम्प्रूव करना, रिसोर्सेज देना। जैसे कि अगर इंडिया के पास 1991 में पैसे ही नहीं, खत्म हो गए थे, बैलेंस ऑफ पेमेंट रिजर्व बचा ही नहीं था थोड़ा भी, तो उस टाइम पे क्या हुआ, आईएमएफ से लोन ले लिया, हालांकि बहुत ज़्यादा कंडीशंस रख दी थी उस टाइम पे, उसको वो सब छोड़ दे। एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी क्या कहते हैं, प्रोवाइड करना या फिर सजेस्ट करना कि कैसे एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी अचीव की जा सकती है। देखो, अगर रेस्ट्रिक्शंस हटाए जाएंगे या कम किए जाएंगे तो ट्रेड ज़्यादा होगा, तो एक्सचेंज रेट में आप चेंजेस देख सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, आईएमएफ ट्राई करता है कि जितना ज़्यादा हो सके उतने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले। पॉलिसी एडवाइस देना, इंटरनेशनल मॉनेटरी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, पोवर्टी को कम करना, कैपिटल प्रोवाइड करना, कैपिटल यानी पैसे प्रोवाइड करना, किसको, नेशंस को, किस चीज़ के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, और एड प्रोवाइड कराना इमरजेंसी के टाइम पे, जैसे कि अगर किसी देश में इमरजेंसी लग जाती है या फिर क्राइसिस है, जैसे कि श्रीलंका में भी चल रही है, अफगानिस्तान में भी चल रही है, तो उस टाइम पे पैसे देना, फ्री के पैसे दे दो या लोन के पैसे दे दो, पैसे प्रोवाइड कराना, ठीक है। फंक्शंस क्या क्या है आईएमएफ के? वही इंटरनेशनल क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस हैं, इंस्टीट्यूशंस क्यों बोल रहा हूँ मैं, पैसे प्रोवाइड कराता है। शॉर्ट टर्म बैलेंस ऑफ पेमेंट को स्टेबलाइज करने में हेल्प करता है, जैसे कि अगर कुछ पैसे की कमी है तो फॉरेन एक्सचेंज वहाँ से खरीद लो अपने पैसे देके, अपने करेंसी देके, ठीक है। तो करेंसी एक्सचेंज के लिए भी वो फैसिलिटी, करेंसी एक्सचेंज की भी फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है। और कंसल्टेंसी एजेंसी तो ऑब्वियसली वो एडवाइसेस देता है, रिसर्च देता है, डेटा देता है, फाइनेंशियल मैटर्स में अपने क्या कहते हैं, इम्पोर्टेंट एडवाइस देती है जो आईएमएफ है। वो एक पूल ऑफ करेंसी है, जबकि अगर किसी देश को किसी भी करेंसी की ज़रूरत पड़े, मान लो इंडिया के पास आज अचानक से दिहरम ख़त्म हो जाती है, तो उसके पास बहुत सारे यूएस डॉलर है, तो यूएस डॉलर देखो दिहरम ले सकता है उतने ही वैल्यू का मार्केट प्राइस पे। तो अब हाँ, एक चीज़ यहाँ पे ऊपर देख रहा है कि वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ में क्या डिफरेंस है। वर्ल्ड बैंक का काम है पोवर्टी को कम करना, और आईएमएफ का काम है जो करेंसी है उसको मॉनिटर करना, स्टेबलाइज करना, इम्प्रूव करने में हेल्प करना। तो इस चैप्टर में यही था, यह रहे क्वेश्चन है इसके, आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप ट्राई करिए करने के। थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब करिए, यहाँ तक सुन रहे हैं अगर आप तो इस बुक को पूरी तरीके से मैं पढ़ने की कोशिश करूँगा। शेयर करिए और क्या कहना है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।